मृत्यु का कारण भी क्या बना? मल। मृत्यु का कारण भी क्या है? मल। जो आंतों में फंसा हुआ मल आपको रोग तो देता ही देता है, लेकिन मृत्यु के लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेवार क्या है? मल ही है। इसको सीरियस लेना है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। कल हमने डॉक्टर हॉल के बारे में सुना था, जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। काफी सारे साइंटिस्टों ने शोध की, इन्वेंशन किए कि शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिनकी ज्यादा से ज्यादा संभाल रखी जाए। तो हार्ट का डॉक्टर क्या बोलेगा? हार्ट। हार्ट आपका महत्वपूर्ण अंग है, सबको भले पीछे छोड़ दो, हार्ट को संभाल लो अपना, 1 सेकंड में काम तमाम कर देगा आपका। किडनी वाला क्या बोलेगा? किडनी का महत्व बताएगा, किडनी जरूरी है भाई। तो किडनी तो चलो एक चली गई तो स्टैंड बाय भी दूसरी काम करने लगती है। ऐसे आंख वाला डॉक्टर कहेगा भी आंखों की रोशनी चली गई मतलब अंधेरा, आपके लिए पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन हर एक अंग जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे ये जो साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर NW वॉकर, नाम याद रखना जरूरी है नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। डॉक्टर NW वॉकर जो USA से बिलोंग करते थे, USA के एरिजोना प्रांत है, वहां एरिजोना के थे वो। और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, सभी ने कहा, कोई कहता है लीवर सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। शुरुआत के जमाने में, हम आजकल के जमाने में कोई हमारा प्रिय डियरेस्ट होता है तो हम उनको क्या कहते हैं? यू आर माई हार्ट, आप मेरा दिल हो। तो शुरुआत के समय में अलग अलग संस्कृतियों में कहते हैं कि आप मेरा लीवर हो, कलेजा हो। तो इस टाइप के वर्ड यूज करते थे, मतलब इसमें लीवर की एक महत्वता बताई गई है। तो उन्होंने NW वॉकर ने अपने 15 साल के रिसर्च में यही पाया कि बड़ी आंत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और वो कैसे प्रयोग किए? उन्होंने 5000 से भी ज्यादा लोगों को जो मरणासन के ऊपर है, मरने वाले हैं, उसका रिसर्च अभ्यास किया पूरा, कि मरते समय उनके अंदर, बॉडी के अंदर एनाटॉमी में क्या चेंज आ रहा है, क्या सेम चीजें इक्वल है, क्या डिफरेंट है, अलग अलग चीज। तो किसी का दिल धड़कते धड़कते बंद हो गया, किसी का किडनी फेलियर हो गया, किसी का लीवर में कुछ दिक्कत आ गई, अलग अलग ऑर्गनों के ऊपर वो देख रहे थे, स्कैन कर रहे थे। उसमें मोस्ट ऑफ उसने पाया कि जितने भी लोग मरे उसमें एक कॉमन चीज पाई गई, बाकी अलग अलग चीजें थी, कॉमन चीज क्या थी आप बताएंगे? किसी को पता है? हाँ जी, आंख। कॉमन चीज उन्होंने ये पाई कि सबकी, जो भी मरे उनकी सबकी आंतें खराब थी, एकदम जाम थी, फुल ब्लॉकेजेस थे उनके। जितने भी लोग मरे उस सभी में एक कॉमन चीज थी। मतलब मृत्यु का कारण भी क्या बना? मल। मृत्यु का कारण भी क्या है? मल। जो आंतों में फंसा हुआ मल आपको रोग तो देता ही देता है, लेकिन मृत्यु के लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेवार क्या है? मल ही है। इसको सीरियस लेना है कि जो एनिमा लगा के जो निकालते हैं ना, वो एक जीवन की नई दिशा को हम खोल रहे हैं। 5 साल जीने वाले हो वो लोग एनिमा लेके 15 साल जी लेते हैं, मृत्यु को भी नजीक नहीं आने देते। इसलिए NW वॉकर ने पूरी एक किताब लिखी है, ऑनलाइन उपलब्ध भी है, इंग्लिश में है। उसने बड़ी आंत का पूरा पिक्चर जो हम पर्दे के ऊपर देखते हैं, हा? वो पूरा रिसर्च करके उन्होंने एक सुंदर बुक का आयोजन किया और पूरी मानवता के लिए एक सुंदर मैसेज दिया कि आप अपनी सभी ऑर्गन को साफ रखो या न रखो, लेकिन बड़ी आंत को साफ अवश्य रखो। ये गलती कभी ना करो कि बड़ी आंत गंदी पड़ी है, मुंह में 3 बार फेस वॉश लगाएंगे, है?
पाउडर लगाएंगे, चमकाएंगे चेहरे को, लेकिन आंतों को चमकाना, माताएं बहनें घर पे जब बर्तन मांजती है, मैं देखता हूँ कई बार कि वो बाहर से थोड़ा कम ध्यान देती है लेकिन अंदर से ज्यादा ध्यान देती है। ऐसे 4-5 बार घिसती रहती है वो वॉश बेसिन के पास खड़ी खड़ी। मैं कहा बाहर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? बोला बाहर इतना गंदा नहीं होता, बर्तन अंदर से ही गंदा होता है। इतना लॉजिक सब माताओं को पता है, लेकिन वो बर्तन, शरीर का बर्तन में ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि वो बर्तन को, वो जो आजकल तो इतने साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो लिक्विड आ गए हैं, लिक्विड 1-2 बूंद डाली, पूरा शरीर एकदम फ्रेश फील कर दिया हमने। 2 बार घिस लिया शरीर को ब्रश से भी घिस देते हैं। मेरे को भी काफी सालों से आदत है। हमारे पोरबंदर में समुद्री पवन ज्यादा होते हैं तो शरीर चिकना हो जाता है, तो थोड़ा ब्रश लगाओ तब जाके आप फ्रेश फील करते हो। इसीलिए ये शरीर रूपी बर्तन को हमने पूरी जिंदगी घिस लिया, बहुत घिस लिया, और तेल वेल लगा लिया। बाद में फ्रेश नहाने धोने के बाद बालों में तेल लगा देते हैं, हाथों में तेल लगा देते हैं, या फिर इतनी महंगी महंगी क्रीम जो आती है, सनस्क्रीन, ये वो भी बेहतर तरीके से लगा देते हैं। फ्लेवर भी बढ़िया बढ़िया अलग अलग वैरायटी के यूज करते हैं, लेकिन शांति से बैठकर कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बर्तन अंदर से कैसे साफ होगा। और इस शिविर में आपको कौन सी जानकारी मिली? अच्छा, ये अंदर से भी साफ होता है? लेकिन ये तो गंदा है, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये तो अप्राकृतिक है। कौन सा जानवर, कौन सा जीव एनिमा लेता है जो हम ले? अरे सब जीव आपके जैसी गलतियां नहीं कर रहा है, इसलिए वो एनिमा नहीं लेता, और हम गलतियां कर रहे हैं। हाँ, घास फूस खाते हैं, कौन सा एनिमा लेने की आवश्यकता है? और हम जब कच्चा खाते हैं तो एक घास फूस अच्छा नहीं लगा। अरे इतनी वैरायटी भगवान ने दी है, 500 प्रकार के फल शायद होंगे अलग अलग सारे विश्व में, उनसे भी ज्यादा। हाँ, दुर्वा है, सब कुछ चीजें इतनी वैरायटी में है। अगर वो खाएंगे तो एनिमा लेने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खाएंगे तो प्रकृति के नजदीक रहेंगे, नो एनिमा। लेकिन कांटा कांटे से निकलेगा, कांटा के निकालने के लिए कांटे की जरूरत है। अप्राकृतिक खाया है तो अप्राकृतिक क्रियाएं कुछ समय के लिए करनी पड़ेगी। अब हम 2500 साल से अप्राकृतिक खा रहे हैं, 2500 साल हो गए, द्वापर युग के बाद से पका हुआ खाना आ गया, अनाज दालें आ गई। अब वो आज के दिन में भी नहीं छूट पा रही है। 3 बार छोड़ना कठिन हो गया, तो लोग 1 बार खाते रहते हैं, तो भी गलत तो कर ही रहे हैं, वो थोड़ा सही हो जाता है। इसीलिए लोग एनिमा जीवन भर लेते रहते हैं कि भाई मेरे को तो एनिमा की आदत छूटती ही नहीं है। एनिमा की एक्चुअल में आदत नहीं छूट रही, आपकी आदत वो अनाज दाल खाने की नहीं छूट रही है, इसीलिए आपको साथ में एनिमा पोट रखना पड़ता है। और उनसे भी किसी भी प्रकार के आज के दिन में मैंने नुकसान सुने नहीं है। उल्टा जो भी एनिमा करता है उनके घर पे कभी एम्बुलेंस नहीं आती, उनके लिए कभी आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ता, इमरजेंसी जीवन में खड़ी नहीं होती है। तो ये तो जीवन साथी भी कहेंगे इनको, स्वास्थ्य ही हमारा सच्चा जीवन साथी है। तो एनिमा के संग भरे जीवन में रंग, एनिमा के संग भरे जीवन में रंग। कहते हैं कि रसाहार से रसयुक्त बने, निर्जला करे तो निराकार। निर्जला जो करते हैं ना, भूखे प्यासे रहते हैं, कल अनिल जी मुझे बता रहे थे कि भाई जी जो निर्जला उपवास करने में मजा है ना वो अलग है। अभी नवरात्र गई, नवरात्रि के दौरान वो 9 दिन के लिए गए थे मेरठ में, तो वहां निर्जला भी उन्होंने किया। निर्जला में जो आनंद मिलता है, आत्मा एक अलग आयाम के ऊपर चली जाती है। एक बार आदत लग जाए निर्जला उपवास की, खाना पीना बंद 24 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, वरना मर भी सकते हैं, लेकिन बीच बीच में हर 15 दिन में एक निर्जला उपवास कर सकते हैं। जो निर्जला एकादशी जो लोग अध्यात्म में करते हैं, ऐसी हर एकादशी आप निर्जला कर सकते हो। और निर्जला 15 दिन में करने वाला एक ज्ञान वत्सल करके स्वामी जी है, उन्होंने तो वहां तक बताया कि निर्जला एकादशी करने वाले को कैंसर
नहीं हो सकता। ऑटोफेजी जनरेट हो जाती है, ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है हमारी, तो काफ़ी सारे बेड सेल्स को शरीर खुद ही खा लेता है। तो एकाद निर्जला का इतना महत्व है। NW वोकर, जिन्होंने ये मल जमा पड़ा था तो वही मृत्यु का कारण समझे, और बाद में उन्होंने बड़ी आंत का पिक्चर भी निकाला और पिक्चर में एक एक पॉइंट ढूंढा उन्होंने, और कौन सा पॉइंट के ऊपर मानो कि हार्ट के कारण हार्ट धड़कना बंद हो गया और आदमी का, इंसान का मृत्यु हो गया, तो उनको उन्होंने देखा पिक्चर में। ये NW वोकर की 15 साल की रिसर्च हम समझ रहे हैं कि उन्होंने हर एक रोग के लिए कौन सा पॉइंट जिम्मेवार है वो नोटिस कर लिया। 14 नंबर देखो, आपको जो हाईलाइट हो रहा है 14, ये नंबर किसका पता है? हार्ट का। जो भी दिल के बीमार व्यक्ति हैं, आर्टरीज ब्लॉक है, दिल धड़कना, BP के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के, उनके ये 14 नंबर का पॉइंट है वो ज्यादातर ब्लॉक होता है। वो उन्होंने NW वोकर ने निकाला कि अगर हृदय के रोगियों को ठीक करना है तो 14 नंबर को सफाई कर लेना चाहिए। कैसे? पानी डालो अंदर से, सादा पानी। अब हम बैठे बैठे ले रहे हैं एनीमा, लेट जाओ, थोड़ा दूर है नंबर, यहां से पानी कहां से डलता है? ये भाग से, यहां से पानी चढ़ेगा, इतने तक तो आराम से चला जाएगा, लेकिन डीप जाने में प्रयास लगेगा। इसीलिए दाईं करवट, बाईं करवट, या फिर उल्टा लेटकर, ऐसे सीधे लेटकर भी एनीमा लेने से पानी बहुत दूर तक आराम से चला जाता है और जल्दी से लास्ट वाले पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि अगर पोजीशन, बड़ा बाथरूम है ना, तो प्लीज आप बैठ कर ना ले एनीमा। कैसे ले? लेट कर ले। थोड़ा शरीर गीला हो जाए कोई परवाह ना करे, आप थोड़ी सफाई बेहतर तरीके से करें। तो इस तरीके से 14 नंबर का जैसे ही पॉइंट क्लियर हुआ, उन्होंने वो हार्ट के पेशेंटों को ये 14 नंबर का पॉइंट क्लियर होने पे ज्यादा ध्यान दिया, तो वो रोगी जल्दी से स्वस्थ होने लगे। तो रोगों का कारण उनको कहाँ मिला? बड़ी आंत में मिला। अब आप देखेंगे कि 12 नंबर, जो भी लोग फैटी लीवर के पेशेंट थे उनका वो 12 नंबर का पॉइंट खराब था। लीवर सोराइसिस या लीवर कैंसर, जो भी लीवर के रिलेटेड, 12 नंबर को क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब किसी के अंदर कैल्शियम की कमी पाई गई हड्डियों में, उनके लिए 11 नंबर। हम कहते हैं हम कैल्शियम वाली गोलियां खाते हैं, दूध पीते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, फिर भी कैल्शियम बढ़ता ही नहीं। जब तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। आप कितने भी न्यूट्रिशन डाल लो शरीर में, विटामिन की गोलियां खाते हैं लोग, डॉक्टर लिख देते हैं कि भाई फलाना फलाना विटामिन आपको कमी है या फलाना न्यूट्रिशन आपको कम जा रहा है शरीर में, हम उनका अभाव से वो पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम एनीमा लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर एनीमा ले लिया जाए तो 11 नंबर जैसे ही क्लियर होगा, कैल्शियम अपने आप, हड्डियां मजबूत होना अपने आप शुरू हो जाएगी। कितना वंडरफुल नॉलेज है, देखो एनीमा अपने आप में कितना बड़ा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट समझ ले, सारी गीता रामायण सब खत्म हो जाए। अब आप डाल रहे हैं पत्तियां, पालक डाली, सहजन डाली, जो भी पत्तियां डाल रहे हैं उसमें 1000 1500 ऐसे कैल्शियम है, जबकि माता के दूध में भी 28 कैल्शियम है। लेबोरेटरी में चेक किया गया तो ओनली 28 या 58 उनके बीच में कुछ, जबकि पत्तियों में तो हजारों में है। और उसमें भी सरसों की पत्ती, हम पंजाब जाते हैं तो सरसों की पत्ती बहुत यूज करते हैं, उसमें 3095 कैल्शियम है, समझो। अब आप कहेंगे दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा। अरे भाई, आप ग्रीन जूस बड़े शौक से पियो, बूढ़े 100 साल की उम्र भी है
तो भी हड्डियां लचीली, मजबूत और गिरने से हड्डियां टूटने वाली नहीं है। मैंने काफी सारे लोग देखे, पूरे जीवन भर दूध पिया, 80 साल तक दूध पिया, बाथरूम में गिर गए, हड्डियां टूट गई। अभी आपने पूरे जीवन दूध पिया, तो ये क्या हो रहा है आपके साथ? एक्चुअल में नहीं टूटनी चाहिए, 180 साल तक नहीं टूटनी चाहिए, फिर भी टूट रही है। उल्टा ये दिमाग से निकाल दो कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। हाँ, ये लाइन अवश्य जोड़ लेनी चाहिए कि दूध पीने से हड्डियां बर्बाद हो जाती है। जितने लोगों ने दूध पिया उनकी हड्डियां नरम ही हैं, थोड़ा मोड़ भी लो तो टूट जाएगी। इसीलिए गलती से दूध ना पियो। मेरे पिताजी गांव से थे, पूरा जीवन भर किसानी की, और गाय भैंस हमारे आंगन में ही बंधी रहती थी। तो माता पिता ने भी यही कहा था कि बेटे दूध पियो, दूध पीता है इंडिया, तो हम क्यों पीछे रहें। और बहुत जोरों से दूध खुद भी पीते थे, हमें भी बचपन से पिलाया, बहुत पिलाया दूध। घी, बोलते घी तो ब्याज पे पैसे लेके भी पीना चाहिए, घी का महत्व भी हमारी संस्कृति में ऐसा है। तो ये दूध घी का पीछा छोड़ो। दूध, मांस, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा है। जो भी खाए हैं वो भगवान का दोषी बनता है, इसीलिए दूध को तो त्याग ही देना चाहिए। और पिताजी की उम्र आज फिलहाल 70 साल है। 70 साल में वो समझने वाले नहीं थे, क्योंकि पुरानी जो बातें पड़ी है ना, उनका दिवाली में हम झाड़ू पोछा करते हैं घर में, लेकिन दिमाग में करना बहुत कठिन है। तो कितने सालों से पड़ी हुई चीजें दिमाग से साफ नहीं होती। तो मैं उनको बार बार कहता रहता कि दूध छोड़ो, आप दूध छोड़ो, चाय छोड़ो, लेकिन दिन में 10 बार चाय हो जाए। दूध पूरा, अगर रोटी और खिचड़ी सब खाते थे तो उनके साथ दूध ना हो तो उनको क्या लगता था, अरे खाना अभी अधूरा है। और हर रोज दूध का सेवन। और जब उनके बार बार ऑपरेशंस आए हड्डियों के, वो भी खास करके स्पाइनल का 2 बार ऑपरेशन, शोल्डर का ऑपरेशन, और लास्ट में जब वो गिरे तो उनका थाई का ऑपरेशन, और वो भी पूरा खटिया में ऐसे लेटे रहना हुआ ना, तो हम इधर उधर हुए तो वो खुद ऐसे करके मूवमेंट, आदमी इंसान बैठे बैठे थक जाता है, तो थोड़ा डॉक्टर ने मना किया था हिलना मत, वरना वो सारे स्क्रू और प्लेट हिल जाएगी। लेकिन उन्होंने लगातार 3 बार हिला दी प्लेट, क्योंकि 2-2 महीना खटिया पे रहना कठिन था। और जब भी हम उनको दूसरी बार महीने के बाद चेक करवाने जाएं कि अब थोड़ा सा जमा है, यहाँ प्लेट जम गई है या नहीं, और जैसे ही डॉक्टर बोल देता ना, अरे फिर से हिला दी, तो उनके ऊपर तो बिजली गिरती थी। ऐसी 3 बार बिजली गिरी। इंसान जब थक जाता ना, अपनी मूर्खता के कारण आज हर मनुष्य दूध पी पी के हड्डियों को खत्म कर रहा है। और बाद में आज पिछले काफी सालों से एनिमा सुबह और शाम को कर रहे हैं, दूध का सेवन लगभग बंद कर दिया है, गलती से कहीं ले लेते हैं लेकिन लगभग बंद है। चाय का सेवन 11 बार के बदले 1 या 2 बार ले लेते हैं, और खाना 3 बार का 2 बार किया, अभी 3 बार भी बंद नहीं किया, 2 बार भी बंद नहीं किया, लेकिन 1 चपाती, बहुत कम भोजन, और एनिमा रेगुलर ले रहे हैं, हरी पत्ती का जूस भी पी रहे हैं। उनके कारण आज के दिन में वो 10 किलोमीटर रेगुलर वॉक करते हैं 70-75 की उम्र के अंदर। तो मेरे को चिंता टल गई कि अभी वो घर पे हैं, सेफ हैं। और मैं जब भी फोन करता हूँ तो स्वास्थ्य के बारे में विशेष पूछता हूँ, और थोड़ा टोकता भी हूँ कि चाय जो 2 बार पी रहे हैं वो 1 बार पी रहे हैं, या अभी वो चालू है 2 बार। तो गलत चीजों का जितना भी कम सेवन किया जाए वही हमारे लिए फायदेमंद है। कम तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल बंद ना करें तो कम करें, लेकिन ऐसी शिविरों में तो हमें परमात्मा का भी वाइब्रेशन है। तो मैं तो कहूँगा कि जड़ को ही कटवा दो, जिनसे कारण हमें कोई मुसीबत मोड़ नहीं लेनी है। हाँ, शुगर प्रॉब्लम है और फीकी चाय पी रहे हैं कि भाई मीठी चाय हमें मना कर देते हैं, फीकी चाय, कॉफी भी फीकी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम आपको, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।
वो मावा मसाला हमारे गुजरात में बहुत खाते हैं, आप यहाँ महाराष्ट्र में तो हम देखते नहीं है, वो सोपारी और तंबाकू खाते हैं। अच्छा जी, हाँ, घिसते हैं ऐसे हाथों में। बोला वो घिसते घिसते भाग्य की रेखा घिस जाती है। और तंबाकू भी पहले जमाने में तो खाते थे ऐसे ऐसे हाथ में लगा लगा के। बोला आपकी किस्मत क्यों जगी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे करके किस्मत की जितनी भी रेखाएं थी वो हमने साफ कर दी है, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीवी भी कहती है, बीवी परेशान होती है पतियों के ऐसी आदतों से, और हमारे वहां भी प्रार्थनाएं करती है कि मसाला छोड़ दो। तो बोला मसाला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन गुटखा है या तंबाकू है या शराब है या मीट है, वो खाने को छोड़ नहीं सकते। आप चली जाओ, आप बार बार मुझे रोको नहीं, टोको नहीं। हम शेर की तरह आए हैं, शेर की तरह जिएंगे। माई लाइफ माई रूल्स, ऐसे रूल्स बना लेते हैं कि भाई एक भाई था, एक दोस्त हमारा रिक्शा चलाता था, तो उनके माता पिता मेरे पास आए, भाई आप इतने सारे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि इनको तो थोड़ा दो बातें बताओ। तो मैंने उनके लिए खास वक्त निकाला 1 घंटे का, और बोला इधर आ। और रात को हम 8 से 9 बजे के बीच में बैठे, और वो पूरा शराब पी के बैठा था। हर रोज उनका रूटीन था, शराब पी लेता था। और बोला अभी शराब पी है, अब अभी ही समझाओ उसको। तो हम सत्संग करना शुरू कर दिया। तो शराबी लोग हैं ना, वो थोड़ा और ज्यादा जेन्यून हो जाते हैं, रिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि नशे वाला इंसान वो एक कल घंटे के लिए 2 घंटे के लिए राजा बन जाता है। तो मेरे को बहुत सम्मानित, इतना आदर भाव से मेरी बात सुन रहा था, एकदम शान से। आप लोग सुन रहे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से। और सुनते सुनते मैं बातें बताता गया। मुझे लगा कि हाँ, ये ज्ञान बर्तन में जा रहा है। तो एकदम शांति से प्यार से मुस्कुरा कर, और 1 घंटे का लेक्चर खत्म हुआ मेरा। और फिर मैंने कहा कि किशोर, क्या समझ आ तेरे दिमाग में, कुछ बैठा, कुछ संकल्प करेगा आज सामने? तो बोला आपकी बहुत बातें अच्छी थी, लेकिन मेरे को एक मन में प्रश्न उठा। मैंने कहा मैं समाधान करके ही जाऊंगा आज हर प्रश्न का। तो बोला हाँ जी, वो हमारे धीरू भाई अंबानी हैं, वो क्या लेकर गए? मैंने कहा अभी किसी का, फिर मैंने कभी भी किसी शराबी को 1 घंटे नहीं समझाया। पीना है तो पी ले। शिविरों में भी जाते हैं तो बहुत अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। 5 दिन भी बोलो तो जरूरी थोड़ी ही है? फिर भी 10%, 20%, कई जगहों पर 50%, काफी सारे बदलाव आते हैं। तो जितना भी मिले उनसे संतुष्ट तो होना ही पड़ता है? फिर भी लोगों के जीवन में जो बदलाव आते हैं, नया जीवन मिल रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत। और जितना 100 लोगों के बीच में बोलते हैं, वही वीडियो जब घूमता रहता है। 2 साल पहले का वीडियो सुनकर किसी की शरीर में 28 गांठें थी कैंसर की लगभग, और 32 साल की उम्र थी। 2 साल से वो वीडियो से इंस्पायर हुआ था। और उनकी, जब हम झारखंड गए, झारखंड में जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में वो भाई आया उस शिविर में, वहाँ का रहने वाला था आसपास का, और आकर पैर छुए। मैंने कहा नहीं नहीं, लात को मत पकड़ो। बोला हम तो लात भी पकड़ेंगे और 2 साल पहले आपकी बात भी पकड़ ली। मैंने कहा क्या बदलाव आए। और जब उन्होंने स्टेज के ऊपर से अपना अनुभव सुनाया, सबकी आंखों में आंसू थे। लगातार 2 साल बीच बीच में निर्जला उपवास करता रहा, जूस के ऊपर रहता रहा, और जो डॉक्टर ने बोल दिया था, छोटे छोटे बच्चे थे और पत्नी, सब पूरा परिवार छोड़ कर जाने वाला था,
वो बोला कि 2 साल से 2 दिन का मेहमान 2 साल के बाद जी रहा है, आज आपके सामने है और 1 घंटा आधा घंटा सबको बता रहा है। उनका एक ही कारण है, एनडीएस के फॉर्मूला, और मैंने अच्छे तरीके से अपनाए। आज के दिन में भी मैं रिपोर्ट करवा के आया हूँ। रिपोर्ट में अभी भी 7 गांठें बता रही है और वो भी उनकी साइज आधे से ज्यादा कम हो गई है। अब मुझे पूरा यकीन है 1 साल और कर लूंगा तो वो 7 गांठें जो बची है, आधी बची है, वो भी गल के खत्म हो जाएगी। मेरी मतलब लंग से स्टार्ट होके बहुत सारी गांठें बन गई थी, लगभग 25 से 26 गांठें थी। मेरे पास रिपोर्ट भी है, अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अभी मात्र 4 से 5 गांठें ही बची हुई है और वो भी श्रिंक हो रही है दिन ब दिन। फास्टिंग मैंने 21 दिन का सिर्फ जूस फास्टिंग किया था, 21 दिन का। उसमें मेरा लीवर और पेट का ठीक हो गया था। मतलब वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई और मेरे पास रिपोर्ट है 4th स्टेज कैंसर। लगभग 10 से 12 गोली मैं डेली खाता था, तो वो सारी गोलियां मैंने छोड़ दी। अभी पूरा ब्रेन में भी था, उसके बाद फिर लीवर में भी चला गया था, पेट में भी चला गया था और बहुत सारी हड्डियों में भी चला गया। अभी लगभग 26 गांठे थे। लीवर का मेरा ठीक हो चुका है और पेट का भी ठीक हो चुका है, ब्रेन का ठीक हो चुका है, ठीक है। लंग्स का भी पूरा श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने अभी भी टेस्ट कराया, एक और गांठ मेरा चला गया। ये कॉन्फिडेंस लोगों को देता है एनडीएस, क्योंकि जब लोग सरवाइव करने पर आ जाते हैं ना, तब कुछ भी कर लेते हैं। लगातार बोला 3-3 दिन 5-5 दिन में निर्जला यूं ही कर लेता हूँ। तो ये नया जीवन देने वाला फॉर्मूला है एनडीएस का। और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि रिपोर्ट के आधार के ऊपर चलते रहो। चलो वो आया होता और मेरे को बोला होता कि 2 साल से इतना सब कुछ किया फिर भी ये 7 गांठें क्यों, तो ये क्यों करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के ऊपर मेंटली डिपेंडेंसी रखनी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो ही देखते रहना। आप अपने कर्म के ऊपर पूरा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो कैंसर वाले भी आराम से सरवाइव कर लेते हैं और किसी किसी को मौत बहुत नजदीक होती है तो कम से कम वो पेन किलरों के सहारे नहीं रहते और आराम से, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है ना, वैसे ही मौत को गले लगा लेते हैं। तो मौत भी मंगल हो जाता है। मतलब एनडीएस अगर किया जाए, कोई मरने पर हैं तो भी उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज कर लो, आप शरीर को डिटॉक्स कर लो। एक भाई की मृत्यु हो गई थी तो जो अग्निदाह देने वाला और वो जो पंडित श्लोक बोल रहा था, उसने जब डेड बॉडी को कुछ ना कुछ जल पिलाते हैं, हाथ में ये पैर में कुछ शरीर को खुला करके जो भी विधि करते हैं, उस विधि के अंदर उसने पाया कि जो डेड बॉडी थी उनका हड्डियां एकदम नरम थी। तो उन्होंने फोन किया कि ये कौन से डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए थे ये भाई। तो उन्होंने मेरे को बात जानने मिली कि डॉक्टर साहब, हम जो खास करके जो कैंसर के मरीज होते हैं वो तो डेड बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि बात ही मत पूछो, और ये तो जो नॉर्मल बॉडी है ना उनसे भी ज्यादा नरम है, उनसे भी ज्यादा नरम और लचीली बॉडी है डेड बॉडी। उनका कारण क्या है? मैंने कहा कि जब उनकी मृत्यु हुई, इनके 10 दिन पहले तो रो डाइट के ऊपर 3 महीने से थे, कच्चा ही खाते थे कैंसर वाले, लेकिन अंतिम 10 दिन तो उन्होंने ग्रेप्स जूस ही पिया था। कायाकल्प। तो ये उनके कायाकल्प हो चुकी। जब मैंने उनकी डेड बॉडी देखी, सेंटर से उनके घर वाले लेने के लिए आए थे, उनके चेहरे पे एक अलग नूर था। जो तपस्वी के चेहरे पर आभा मंडल होती है, वो आभा मंडल एक डेड बॉडी के मुखमंडल पे था। तो देखो, आपको एनडीएस नया जीवन देता है, पहली बात, ठीक है, इस जन्म में ही नया जीवन देता है। दूसरा, साधना करते करते मरोगे, नया जन्म भी कैसा आएगा? जैसे संस्कार वैसा जीवन। मतलब योगी फैमिली के अंदर आपका जन्म होगा, वो तो पक्का है। संस्कारों के अनुसार ही आत्मा ट्रैवल करती है। और तीसरा, मृत्यु आपकी सरल होगी। जिनकी मृत्यु अच्छी, उनका और क्या चाहिए, और क्या बेहतर चाहिए। तो अगर हमें अपनी मौत भी सुधारनी है तो भी प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर जीना बहुत जरूरी है। चार्ट देखेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर है, या तो थोड़ा हाईलाइट करते जाना है। 1 और 2 नंबर वो जो है वो है कृमियों का स्थान। पेट में कृमि हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, तो वो साफ होने के बाद कृमियां पैदा नहीं होती। 3 नंबर का पॉइंट पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ आज्ञा चक्र में,
अगर दिमाग ज़्यादा तेज चलाना है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाना है, तो आपको 3 नंबर का पॉइंट क्लियर होने से अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये रोग सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, टोटल कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये रोगों में आपको फायदा देगा पिट्यूटरी। अब आया है 4 नंबर। कोई कोई पॉइंट्स वो क्लियर ही नहीं कर पाए एनडब्ल्यू होकर, उनको ही पता नहीं चला कि ये पॉइंट किसका है, उनको छोड़ दिया। थाइमस ग्रंथि के लिए 5 नंबर का पॉइंट है। थाइमस ग्रंथि जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है, हमारे दिल के साथ, तो थाइमस के रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं तो वो हमें ये 5 नंबर क्लीन करना पड़ता है। 6 नंबर नाक के हिस्से में साइनस होता है या नाक के अंदर कोई भी तकलीफें होती है तो वो नाक के हिस्से का पॉइंट है 6 नंबर। 7 नंबर दमा के रोगी है, जिनको दमा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो 7 नंबर का पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। अब आया 8 नंबर वक्षस्थल की ग्रंथियां, खास। 9 नंबर थायराइड ग्रंथि, जिनको भी थायराइड है उनको 9 नंबर अब इस जगह पर सफाई करना आवश्यक है। अब आगे का 11 नंबर जो बताया आप सभी को, कैल्शियम की कमी अगर आ जाती है। और 12 नंबर टोटली लीवर का पॉइंट है। 13 नंबर गोल ब्लेडर, जिसके गोल ब्लेडर में तकलीफें हो जाती है तो 13 नंबर गोल ब्लेडर को हाईलाइट करता है। 14 नंबर बताया आप सभी को हार्ट। 15, 16, 17, 18 ये सारे जो पॉइंट हैं, हाँ वो अनआइडेंटिफाई है। 19 नंबर पाइलोरस। 20 नंबर आमाशय, हमारा आमाशय जठर, जिनको पेट कहते हैं, अंदरूनी पेट, बाहर का उदर कहते हैं, अंदर का कहते हैं आमाशय, वो है 20 नंबर। 21, 22 अनआइडेंटिफाई है। 23 नंबर तिल्ली का, तिल्ली के लिए है। माताओं को कोई थोड़ी साइंटिफिक बातें समझ में ना भी आए, कोई बात नहीं। अब आगे का 24 नंबर 25 नंबर के बीच में स्वादुपिंड का पॉइंट है। 28 जो भी नंबर मैं नहीं बोलूंगा उनका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। 28 नंबर अंतस्त्रावी ग्रंथियां। अब 30 नंबर किडनी का पॉइंट है। 30 नंबर इस तरफ, और साथ साथ में किडनी भी हाईलाइट करता है, मूत्रपिंड भी हाईलाइट करता है। अब आया 31 नंबर नीचे उतरती हुई आंत। 37 नंबर प्रजनन ग्रंथियां। 38 वृषण। 39 ब्लेडर। 41 रक्त में खुराक का प्रमाण कैसे मेंटेन करना है वो हाईलाइट करेगा। 42 नंबर गर्भाशय, जिनको गर्भाशय के रिलेटेड सिस्ट हैं या गर्भाशय में तकलीफ है, 42 नंबर लगभग एनस के बाजू में, और प्रोस्टेट की रिलेटेड समस्याएं हैं तो भी 42 नंबर। वहां से मल का आवरण हटना चाहिए। 43 मल मार्ग जिनको कहा जाता है। 45 में भी कोई 2 जगह पर हाईलाइट होते हैं, 2 पॉइंट के ऊपर एक ही बीमारी लागू होती है। 45 में भी प्रोस्टेट के रिलेटेड है। 45 फिर से प्रजनन ग्रंथियां। 46 वक्षस्थल की ग्रंथियां, और बाद में सीधा आएगा 61 नंबर का पॉइंट गला या स्वर पेटी। जिसको गले के रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो कौन सा नंबर, 61 नंबर। गला बैठ जाए या गले में इन्फेक्शन हो जाए, स्वर पेटी में आवाज अलग हो जाए, 61 क्लियर करना जरूरी हो जाता है। 64 में लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन है, तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है तो 64 को क्लियर करना पड़ेगा। 63 विटामिन की कमी, जिनको भी विटामिन की डॉक्टर कमी बताता है उनको कोलोन 63 नंबर पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आगे जाके आएगा 64 अन्नलिका, बाद में 67 एडनाइट्स, 68 आंख में कोई भी तकलीफ, आंखों के नंबर भी होते हैं, आंखों की रोशनी कम है, आंखों में देखना कम होता है, मोतियाबिंदी होती है, तो उसके लिए आपको 68 डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग एनडीएस करने के बाद 15 दिन 1 महीने के बाद आंखों में पानी आना बंद हो जाता है, आंखों की थकान कम हो जाती है। इनका कारण है एनिमा से ये 68 नंबर का पॉइंट क्लियर होता है, इसलिए आंखों में आराम मिलना शुरू हो जाता है। 69 काकड़ा बोलते हैं जो गले में होता है, उसके लिए। अब आया 69 के बाजू में कान का पॉइंट है,
कम सुनाई देता है या कानों में दर्द रहता है तो 70 के आसपास का पॉइंट, और 71 लास्ट में जिनको हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स आंत्रपुच्छ, वो पॉइंट दर्शाता है। तो हमने इस तरह आज के सेशन में एनीमा में इतने डीप इसलिए गए कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ गैस, एसिडिटी और कब्ज बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरे बॉडी को रीजेन्युएट कर रहे हैं, एक एक अंग को फिर से नया जीवन दे रहे हैं। इसीलिए एनीमा की प्रक्रिया संजीवनी प्रक्रिया, क्या संजीवनी बूटी जो बोलते हैं ना, नया जीवन देने वाली, ऐसी कुछ क्रिया आप घर पे कर रहे हैं। इसके लिए इसको सदैव ये क्रिया को साथ में रखें, अपने आप को एकदम ऊर्जा से भरे हुए रखें। कभी भी बोलते हैं अशक्त व्यक्ति ही मौत है और शक्तिशाली व्यक्ति ही नया जीवन है। तो नया जीवन जीने का उत्साह हमेशा बनाए रखें। एनीमा यूज करते रहें, जरूरत न पड़ने पर बहुत कम मात्रा में, और जो बहुत भाग्य ऊंचा है और पूरा रो डाइट के ऊपर चले जाते हैं तो बाद में एनीमा की आवश्यकता तो मैं कहता हूँ 15 दिन महीने में एक बार करते हैं तो भी चलता है।